वन एम आई ऑडिबल? सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? अच्छा, चलो आई विल स्टार्ट देन। सो माय नेम इज़ जयश्री प्रधान और मैं दार्जिलिंग से हूँ। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में एक छोटी सी बहुत सुंदर सी जगह है, आप लोग ने सुना भी होगा। और मैं दार्जिलिंग से हूँ और मैंने पूरी अपनी पढ़ाई, जो स्कूल की पढ़ाई है, मैंने दार्जिलिंग से ही करी है, लोरेटो कॉन्वेंट दार्जिलिंग से, अप टू क्लास 12। उसके बाद मैंने अपनी लॉ बैंगलोर से करी है। सो दिस वॉज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरी फैमिली में मेरी पेरेंट्स हैं और मेरी एक बड़ी दीदी भी है और वो करेंटली शी इज़ आउटसाइड। नाउ मेरी जर्नी ऐसी रही है यूपीएससी की, दैट आई गेव माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन 2022। मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2022 को। मेरी लॉ थी, सो माई लॉ वॉज 5 ईयर कोर्स एंड उसी आई ग्रेजुएटेड इन 2022 एंड विदाउट मच प्रेपरेशन। ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मैंने दिया, मेरी पहली अटैम्प्ट वैसे ही दे दिया। और फिर जब मैंने दे दिया तो मेरी पहली प्रीलिम्स नहीं हुई। ऑब्वियसली थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन उतना भी बुरा नहीं लगा था, क्योंकि ऐसा था कि मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट ऐसे ही दे दिया था 4-5 अटैम्प्ट्स की प्रिपरेशन के बाद। सो मैंने सोचा कि और से अब अभी से लेट्स प्रिपेयर इवन मोर, है ना, और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं सेकंड अटैम्प्ट के लिए। इसीलिए मैंने सेकंड अटैम्प्ट के लिए एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई और फिर थैंकफुली इस अटैम्प्ट में, मेरी सेकंड अटैम्प्ट में, आई हैव गॉटन रैंक 52 एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द सेम। तो फिर अभी मैं अपनी जो सक्सेस है उसकी क्रेडिट किसको देना चाहूँगी? मैं अपनी पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं होता है। विदाउट माई पेरेंट्स आई वुडंट बी हियर, विदाउट देयर सपोर्ट, विदाउट देयर बिलीफ इन मी, एंड दे रियली बिलीव्ड इन मी एंड दे रियली सॉ दैट आई कुड बी सक्सेसफुल। सो आई हैव टू गिव द क्रेडिट टू माई पेरेंट्स। और मैं अपनी ग्रैंडफादर को भी देना चाहूँगी। मेरी ग्रैंडफादर की इमेज आप देख रहे होंगे उधर, तो उन्होंने ही मुझे एक सपना दिया था कि ऐसे बड़ा सपना देखना चाहिए, एक ऑफिसर बनना चाहिए। तो अगर मेरे ग्रैंडफादर नहीं होते तो शायद मैं नहीं होती इधर। इसीलिए मैं वो कहना चाहूँगी। अब थोड़ी प्रेपरेशन के साइड तरफ जाते हैं। थोड़ा प्रेपरेशन कैसे करें ओवरऑल बता दूँगी। ओवरऑल कैसे प्रिपरेशन करें इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स ध्यान में रख लीजिए। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होती है कि जैसे कि मैंने अपनी खुद से पढ़ाई करी थी, घर से ही पढ़ाई करी थी। मेरी एक बाहर एक रूम है और मैं उसी रूम पे पढ़ती थी। लेकिन जब मैं पढ़ती थी मैंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स याद करी कि नंबर 1, बहुत लिमिटेड सी रिसोर्सेज पढ़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन उसी को बार बार रिवाइज करनी है। दैट वाज वन वाज लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकंड वन वाज मैक्सिमम रिविजन, थर्ड वाज करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, फोर्थ वाज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस क्या करे तो क्या करे? प्रैक्टिस करे तो यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने एक ऐसी वाली स्ट्रैटेजी बनाई थी एंड मैंने क्या हुआ कि मैंने डिवाइड करी अपनी टाइम, एक ईयर की टाइम जो होती है। सो फ्रॉम जुलाई आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई सेकेंड अटैम्प्ट। तो जुलाई टू दिसंबर वॉज माई फर्स्ट फेज़। उसके बाद सेकेंड फेज़ आती है प्रीलिम्स की फ़ेज़, प्रीलिम्स स्पेसिफिक फ़ेज़। उसके बाद आती है मेन स्पेसिफिक फ़ेज़। उसके बाद आती है इंटरव्यू स्पेसिफिक फ़ेज़। तो क्या करी मैंने थ्रू आउट द ईयर लॉन्ग प्रेपरेशन, जो इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन होती है, तो उसमें मैंने प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ पढ़ाई करी। उसमें मैं अबाउट 60% ऑफ द टाइम ऑप्शनल को देती थी, 60% ऑफ द टाइम जीएस को देती थी, 40% ऑफ द टाइम और जीएस को देती थी। तो एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट्स करती थी, मॉर्निंग पे या फिर इवनिंग पे मैं जीएस करती थी, या एंड 4 आवर्स और 3 आवर्स आई यूज्ड टू डू ऑप्शनल। तो मेरी स्टडी स्केड्यूल ऐसी होती थी कि आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू गिव अराउंड 5 आवर्स और सो 5-6 आवर्स टू जीएस। उसके बाद मैं थोड़ी ब्रेक लेती थी, थोड़ी करंट अफेयर्स करती थी, एंड थोड़ी करंट अफेयर्स करने के बाद फिर मैं ऑप्शनल करती थी। सो दिस वाज माय प्रिपरेशन फॉर द एंटायर जर्नी। अब प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन पे जाते हैं। प्रीलिम स्पेसिफिक जब हम बात करते हैं तो मैंने जीएस के लिए प्रिपरेशन कैसे करी। देखिए, प्रीलिम्स क्या होती है कि इट हैज़ बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल दीज डेज एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेजेस इन माई ओपिनियन। मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था, सारी स्टेजेस में मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगा है प्रीलिम्स। मुझे क्या लगता है कि टू नेविगेट दिस इशू, टू नेविगेट द इशू ऑफ प्रीलिम्स, जीएस, योर होल्ड ऑन जीएस हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. You have to be very strong with respect to the static material that you use, the static sources that you use. You have to know them verbatim.
तो जो वो स्टैटिक सोर्सेज होती है जैसे कि लक्ष्मीकांत होती है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री होती है या फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए जो नोट्स आपने बनाई हैं, तो जो मैंने नोट्स फॉलो करी थी वो वर्बेटम आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट विल हेल्प यू, जो आपको अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस को भी यू कैन नेविगेट देम। जैसे कि ये सब सॉसेस होती है उससे अच्छे से पढ़नी है, कम सॉसेस रखिए बट अच्छे से करिए, ठीक है। तो ये हुई जीएस की बात। अब जब सी सैट की बात आती है, सी सैट कैसे करें। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सी सैट, मैंने सी सैट की प्रिपरेशन अराउंड 2 to 3 months अगो बिफोर प्रीलिम्स आई स्टार्टेड माई सी सैट प्रिपरेशन. Now what did I do for CSAT? For CSAT what I did is I kept this time. So from 2 o'clock to 3 o'clock, 1.5 hours I used to keep and I used to practice every day for CSAT. मैं CSAT के लिए क्या करती थी कि मैं ऑनलाइन जाती थी और प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व्ड देखती थी, ठीक है। तो मैं सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स देखती थी CSAT की, जैसे कि इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क मैंने सॉल्व करी। उसके बाद मैं ऑनलाइन जाके उस पर टाइम एंड वर्क पे आई टू लुक अप अ पर्टिकुलर वीडियो, एंड उस वीडियो पे बहुत सारे डिटेल्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करवाते थे। तो मैं वो ऐसी वीडियोस देखते देखते सीख गई और बीच बीच में मैं मॉक्स भी देती रहती थी। सो आई वुड नो दैट आई एम ऑन द सेफर साइड ऑफ CSAT एंड आई कैन क्लियर इट। टू क्लियर CSAT एंड टू क्लियर GS, बोथ ऑफ देम आई थिंक प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए प्रीलिम्स के लिए, एंड इफ़ यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट फॉर प्रीलिम्स देन आई थिंक यू कैन मेक इट थ्रू। अब मेंस की तैयारी कैसे करें और कैसे शुरू करें। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो होती है थोड़ा इंटीग्रेटेड ही होती है। स्पेशली मैंने फेजेस के बारे में बात करी, तो जो फेजेस के बारे में बात करी मैंने कहा कि अप टिल दिसंबर आप साथ में कीजिए, ठीक है, आप साथ में कीजिए, मैंने साथ में करी थी। उसके बाद आई हैड शिफ्टेड टू प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन। बट प्रीलिम्स के बाद जो मेंस की प्रिपरेशन होती है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देते हो, आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस पे ध्यान देना पड़ता है आपको। सो यू हैव टू एनालाइज अ लॉट। सो आपकी जो मेंस प्रिपरेशन होती है, इट स्टार्ट्स विथ योर सिलेबस, ठीक है। इट स्टार्ट्स विथ योर सिलेबस। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि आप एक सिलेबस रखिए, वो मेंस की सिलेबस आप प्रिंट आउट, always you keep it with you at all times on your table, ठीक है। यू कीप इट इन योर टेबल एट ऑल टाइम्स, एंड जब आप देख रहे हो वो दैट सिलेबस, आप वर्ड बाय वर्ड जाइए, उस पर वर्ड बाय वर्ड जाइए और ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दैट सिलेबस, ठीक है। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर की नोट्स है, आर्ट एंड कल्चर की नोट्स मैंने कैसी बनाई थी, मैंने बनाई थी NCERT से। मेरी सॉस क्या थी, मेरी क्लास 11 एंड क्लास 12 की NCERTs थी फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड फॉर एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री। बहुत ज़्यादा सॉस नहीं था, एंड इवन लूसेंट की वो जो 20 पेजेस की फर्स्ट GK, लूसेंट की जो सॉस है, एक GK बुक है, उसमें फर्स्ट 20 पेजेस फॉर इंस्टेंस मैंने वो लिया और मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए for GS1. Similarly for geography, if I made short notes from NCERTs, and then I go through the previous year papers and I see what questions have been asked, and वही questions से themes देखकर उसी पे notes बनाई। सो नोट्स ऐसे, सो मेंस प्रिपरेशन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग आप कैसे करेंगे, आप वर्ड बाय वर्ड जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, एंड व्हेन यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, you not only look at your static sources, you also look at the previous year papers, so you see what sort of questions are being asked and what are the important questions that you need to address. तो ऐसे आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मेंस प्रिपरेशन इज़ आंसर राइटिंग। आपको बहुत सारे आंसर्स लिखना चाहिए। यू शुड बी आइडियली राइटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स, यू शुड बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट। मैंने तो बहुत ज़्यादा करी थी, एंड वही प्रैक्टिस विल मेक यू कॉन्फिडेंट इनफ इन द एग्ज़ाम हॉल टू अपीयर फॉर मेंस। अब ऑप्शनल क्या करें और ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। तो मेरी ऑप्शनल क्या थी, मेरी ऑप्शनल थी लॉ, ठीक है, मेरी ऑप्शनल थी लॉ। एंड मेरी क्या है कि आई हैड एन ईजियर टाइम सेलेक्टिंग माई ऑप्शनल। क्योंकि मेरी ऑप्शनल वॉज माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल बना दिया। तो अगर आपकी एक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ये भी नेसेसरी है, आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट भी है उस पर, तो आप वही ले सकते हो। अगर आपकी ऐसे कुछ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं है वेयर इन यू कांट रियली चूज़ दैट एज एन ऑप्शन,
तो कोई बात नहीं, यू कैन चूज समथिंग एल्स, यू कैन डू समथिंग एल्स विथ योर ऑप्शन, यू कैन चेक थ्रू द, यू कैन चेक द लिस्ट दैट यूपीएससी प्रोवाइड्स, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप किसी एक को पकड़ लीजिए। थोड़ी आप कैसे चूज़ करें ऑप्शनल, देखिए आप ऐसे चूज़ करिए कि पहले आप ना थोड़ा एक दो पेजेस रीड कर लिए, जो भी आप ऑप्शनल सोच रहे हो, जैसे कि इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और इफ़ यू थिंकिंग ऑफ साइकोलॉजी, first go through a few pages of that whatever book is there and see if you find it interesting. The other thing that you must do is आप ये करिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, मैंने यही करी थी, ठीक है, क्योंकि जो बिकॉज इवन दो माई ऑप्शनल वॉज लॉ विच इज़ माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, बट एट वन पॉइंट आई थॉट कि शायद मैं कुछ और सब्जेक्ट भी ले सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने क्या करी थी, मुझे एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ी इंटरेस्ट थी, तो मैंने क्या करी कि फर्स्ट आई वेंट थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, देन आई वेंट थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लॉ। और जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखी तो मुझे लगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लॉ सीम्स मोर डूएबल बिकॉज इट्स माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए पहले जब भी आप एक ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप एक अपनी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख लेना, यू जस्ट चेक द फर्स्ट फ्यू पेजेस एंड सी इफ इट मेक्स सेंस टू यू, इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग इनफ, एंड इफ़ यू डू देन यू गो अहेड एंड पिक दैट ऑप्शनल। अब सिलेबस बहुत वास्ट होती है यूपीएससी की। अब सिलेबस को कैसे, हाउ टू एनालाइज दैट सिलेबस एंड हाउ टू गो अबाउट इट। सिलेबस को इवन दो इट्स वेरी वास्ट, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो इज़ यू मस्ट नो द सिलेबस ऑफ यूपीएससी इन एंड आउट। इन एंड आउट आपको याद होनी चाहिए। एंड मेरी तो एक कॉपी टेबल पे रहती थी, एक कॉपी मेरी एक आई हैड इज दिस बैकग्राउंड वेयर टू कीप माई मैप्स एंड एक्सेट्रा, तो उसी मैप पे आई यूज टू अटैच द सिलेबस। सो इट वॉज कॉन्स्टेंटली इन माई फोकस, आई वॉज कॉन्स्टेंटली देयर। एंड सिलेबस को कैसे एनालाइज करें, सिलेबस को ऐसे एनालाइज ऐसे एनालाइज किया जाता है कि आप पहले सिलेबस को देख लीजिए, उस पर थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए, यू गो ऑनलाइन, ठीक है, जस्ट डू दिस मच, go online and check previous year questions syllabus wise UPSC, and you will get PDFs, you'll get links, you'll get all these different questions of all the different questions that have been asked from the syllabus itself, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे जब आप एनालाइज करते हैं ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि देयर आर सर्टेन थीम्स दैट आर बीइंग रिपीटेड एंड उसी थीम्स को यू हैव टू पे अटेंशन। सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज द यूपीएससी सिलेबस। अब स्ट्रैटेजी के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बुक लिस्ट के बारे में थोड़ी बहुत बता दूंगी। बुक लिस्ट ये होती है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थी मेरी, ठीक है, तो मेरी रिसोर्सेज थी फॉर आर्ट एंड कल्चर। लेट्स गो सब्जेक्ट वाइज। फॉर आर्ट एंड कल्चर माई रिसोर्सेज वर सिंपली NCERTs, ठीक है, माई रिसोर्सेज वर NCERTs ऑफ class 6, class 7 and then class 12 NCERTs. For art and culture again I had that class 11 NCERT. It is a red color book. तमिलनाडु की एक NCERT भी है, वो भी अच्छी है। ल्यूसेंट की 20 पेजेस की ल्यूसेंट की एक GK बुक है एंड उसमें देर आर अबाउट 20 पेजेस इन द ल्यूसेंट बुक, ठीक है। आफ्टर दैट आई हैड modern history is spectrum. Okay, modern history spectrum is a very small book, and for geography I had NCERTs class 11 and class 12, and then for polity I had M Lakshmikant. For governance and for international relations I had all of these current affairs materials, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी के लिए मृणाल सर की नोट्स मैंने रेफ़र करी थी, एंड फॉर इन्वायरमेंट आई हैड शंकर IAS, एंड शंकर IAS भी नहीं, एक और वेबसाइट है परचम क्लासेस, इट्स यूट्यूब चैनल, मैंने वो बहुत रेफ़र करी थी, मैम की क्लासेस बहुत अच्छी है, तो मैंने वो भी देखी थी। एंड इवन अमित सेन गुप्ता सर्स, हिज वीडियोज़ आर ऑल्सो वेरी गुड। So Parcham classes and Amit Sen Gupta sir, very nice. And for science and technology, I had referred to these current affairs compilations as well as NCERTs from class 6 to class 10. And I had referred to even Shivan sir's YouTube channel. You know, he keeps uploading stuff like that. So these were my basic sources. So my sources were very limited. ठीक है. Now अब आती है answers कैसे लिखे, and for means how to write answers. The way you write answers for means is that you first of all you have two sets of questions that you get in the exam hall, ठीक है। आपको दो वाली questions आएगी, एक question जो होती है उस question paper you can take home, and the other question paper is attached with your answer booklet. So whenever you are writing answers, right, तो आप ये करिए कि पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, you read the question very well,
and you see what are the subparts that are hidden in that question. अब जो भी subparts है उसको आप underline कीजिए with a pen. I used to underline it in the copy that I could take home, क्योंकि मुझे अपनी copy, अपनी answer copy को वो नहीं करना चाहिए. I didn't want to make it untidy. ठीक है, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू मेक इट अनटाइडी, मैंने दूसरी वाली कॉपी पे अच्छे से करी थी कि आई विल डू दैट वेरी वेल, कि मैंने उस पर आई टू अंडरलाइन. So make sure you are addressing each and every part of the question. The first step of answer writing is understanding the question. The second step is understanding what are the different subparts of the question. Then you start with the introduction. इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि डेफिनेशन लिखना है या फिर फैक्ट्स लिखना है या फिर कुछ लिखना है. ठीक है, ये सब कीजिए. और अभी ये सब करने के बाद यू स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग करते वक्त यू स्टार्ट विद द सब टाइटल, यू स्टार्ट विद द हेडिंग एंड देन यू पुट इट इन अ बॉक्स and then you write in point wise format, 1 2 3 4 5. This is what I used to do. I used to like writing in point wise format, क्योंकि point wise format से क्या होती है कि ये पता लग जाता है कि अरे उसको तो पता है, इतने सारे पॉइंट्स तो पता है. और फिर बहुत नीट भी दिखती है. जब आप एक पॉइंट लिखते हो उसके नीचे आप 1 1.1 1.2 1.3 1.4 लिख सकते हो, तो इट विल लुक मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड दैट इज़ बेटर, दैट लुक्स गुड ऑल्सो. ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हो. फिर आप मैपिंग भी कर सकते हो आपकी आंसर्स में टू मेक योर आंसर्स रिच, स्पेशली इन जोग्राफी. जोग्राफी आई वुड रिकमेंड इन ऑल द जोग्राफी आंसर्स मेक श्योर you include a map. It's very essential, even if it's not asked, it's very important. And for ethics also I would recommend diagrams. Ethics may be, otherwise the paper can get very monotonous even for the examiner to check. तो आप ethics में भी एक monotonous नहीं, बहुत ज़्यादा ये क्या होती है, डायग्राम्स फॉर्मेट भी बना दीजिए. ठीक है, तो दिस इज़ आंसर फ्रेमिंग. ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिस. हाउ टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग बाय लुकिंग एट अदर पीपल. यू लुक एट द टॉपर्स. मैंने क्या करी थी कि मैं अब खुद से प्रिपेयर करी थी, घर पे ही थी, दिल्ली पे नहीं थी, तो मुझे कुछ गाइडेंस तो नहीं था. तो मैं क्या करती थी कि मैं टॉपर्स कॉपीज़ को बहुत अच्छे से देखती थी. टॉपर्स कॉपीज़ जो उन्होंने ये सब कोचिंग ने अपलोड किया होता है, जस्ट गो थ्रू देम एंड यूल गेट एन आइडिया. एंड जब आप आंसर्स लिख रहे हो, पहले यू कवर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन. पहले आप यू कवर द आंसर्स, सिर्फ आप क्वेश्चन को देख लिए एंड यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन. फिर उसके बाद यू लुक एट द टॉपर्स आंसर्स एंड देन यू विल सी द डिफरेंस कि क्या हो रहा है, कि हाउ आर द टॉपर्स आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड हाउ आर यू आंसरिंग द क्वेश्चंस. देन यू कंपेयर योरसेल्फ विद द बेस्ट एंड दैट्स हाउ वी कैन डू प्रॉपरली आंसर राइटिंग. ठीक है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिए. मैं तो ऐसे ही करती थी. आई यूज्ड टू कीप डेडिकेट 1 hour फॉर टॉपर्स कॉपीज़. मैं 1 hour आफ्टर डिनर आई यूज्ड टू कीप इट फॉर टॉपर्स कॉपीज़. अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे क्या था कि प्रीवियस पेपर्स अच्छे से करनी है. बिकॉज इवन इफ द क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड डायरेक्टली, इवन इफ द क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड verbatim, I knew that the themes would get repeated. And because the themes would get repeated, I knew that I had to practice a lot of previous year papers. So मैंने प्रैक्टिस वैसे ही करी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान दिया और फिर उसके बाद मैंने टॉपर्स कॉपीज़ को भी ध्यान दिया. अब आप मल्टी डिमेंशनल कैसे बना सकते हैं अपनी आंसर्स को? तो आंसर्स को बहुत मल्टी डिमेंशनल बनानी है, आपको बहुत सारी पॉइंट्स डालनी है. तो आप पेस्टल अप्रोच यूज़ कर सकते हो. स्टेपल अप्रोच भी कहते हैं कि सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक व्यू पॉइंट्स, ये सब आप ऐड कीजिए अपनी आंसर्स में. Try to make it as multidimensional as possible. I used to follow the staple approach, the pestle, staple, whatever it is that you call it. ठीक है, बहुत ज़्यादा डायमेंशंस पे सोच लीजिए और एक में आपकी एग्जांपल्स सही होनी चाहिए. सो आप क्या कीजिए कि एक A4 साइज शीट्स पे 3-4 A4 साइज शीट्स, उसमें 1-2 एग्जांपल्स लिख लीजिए. एंड आई यूज्ड टू रिवाइज दैट A4 साइज शीट every day before going to sleep, every night before going to sleep. So I used to remember a lot of facts, I used to remember a lot of data, and you can use the same data across all the subjects. आप वही data GS1, GS2, GS3, GS4 पे भी यूज़ कर सकते हो. So आप ये सब कीजिए. ठीक है, अब आप पॉजिटिव अप्रोच, ये भी कहते हैं कि आपको एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखनी है जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो. तो यू हैव टू बी, योर कंक्लूजन हैज़ बी वेरी positive minded, right? आप कैसे करिए? How will you do this? The way you do this is, when you write a conclusion, write something, a very small thing like way forward. Way forward means you give the solution, even if it's not asked. So even if the solution is not asked,
what you do is you give the solution that is not even asked. You just give the solution. It will show that you have a very solution oriented mindset. ठीक है? And even if it's a negative worded question, right? It's like कोई के बार ऐसे पूछते हैं ये लोग, तो उस वक्त भी आप एक पॉजिटिव अप्रोच पे दिखा दीजिए कि इंडिया एट 47, विकसित भारत, you know, our dreams and our goals as an Indian, as a what dreams, what aspirations does our country have. तो आप थोड़ा एक प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीचेस होती है ये सब से थोड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हो, एंड यू कैन ऐड दैट इन योर कंक्लूजन. ठीक है. अब आती है कि इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन कैसे करें. तो मैंने कहा प्रीवियसली कि प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रेपरेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होनी चाहिए. ठीक है. योर prelims and mains preparation has to be integrated. But how do you do that integrated preparation? The way you do the integrated preparation is by analyzing previous year questions. तो आप whenever you're preparing for UPSC, previous year questions have to be your Bible. तो आप प्रीलिम्स की भी देख लीजिए और मेंस की एवरी डे देख लीजिए, देन यू विल लर्न हाउ टू इंटीग्रेट द टू. जैसे कि प्रीलिम्स बहुत फैक्चुअल होती है. ठीक है. फैक्चुअल होती है, लेकिन द सेम फैक्ट्स is what you can use in your answers as value addition. The same facts you can use in your mains answer writing as your knowledge base. ठीक है. तो इसीलिए what you have to do is you have to do integrated preparation up till December, where you study for both, where you look at previous year questions, not just of prelims but also of mains, and that is how you do integrated preparation for prelims and mains. I did the integrated preparation up till December. उसके बाद मैंने prelim specific करी. What does prelim specific preparation mean? Prelim specific preparation means, for me at least, that I stopped my optional preparation at that point, क्योंकि मैं सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कर रही थी और प्रीलिम्स में ऑप्शनल नहीं होती है. तो बस वही है डिफरेंस. प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ अपनी थ्रू आउट दिस टॉक. यू मस्ट हैव नोटिस दैट आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दैट्स बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, they are extremely important. It is the Bible, literally I'm telling you. ठीक है. मैं क्या करती थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू फॉलो वेरी वेरी रिलीजियसली, नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स वाज देयर, प्रीलिम्स आई यूज्ड टू फोकस वेरी रिलीजियसली, बट ऑल्सो फॉर मेंस. तो कैसे एनालाइज करें इज, फॉर प्रीलिम्स आई वुड से कि व्हेनेवर यू आर डूइंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू प्रिंट आउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है. यू प्रिंट आउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड लीव वन साइड ब्लैंक. This is what I used to do. I used to keep one side blank, and the other side I used to have lots of content, the questions. And when you have the questions in one side and you have the other side blank, then you fill in. When you're answering, when you're ticking the correct answers, I also used to Google on the side. Value addition, what else is there? For instance, if they've asked about Mehsi, they did ask about that once. Or let's say they've asked about Nubra Valley. It's not enough to simply know where Nubra Valley is. It's also important to map it. So in that blank space, I used to draw a map of India, of the Nubra Valley, where it is located, etc., etc. So this is how I used to do in-depth analysis of previous year questions. So if you look at my prelims copies, prelims question papers, you will see one side is completely filled with questions, but on the other side you have full of content which I had searched for myself. I used to do all that. And even for mains I had made certain model answers, and wahi model answers ko I used to revise, I used to practice those answers to get better. So this is how you analyze previous year papers. Now when it comes to interview, now we've talked about prelims, we've talked about mains, let's talk a little bit about interview. First of all, you know, to reach that stage itself is a very big thing, and the fact that you're there, it's wonderful, and it's something that you really enjoy. ठीक है. It's once in a lifetime opportunity. So interview panel कैसी होती है कि you know, in 12th fail they've shown that scene where he's seated across the board, and the board has this semicircle. It's a semicircle table, and you're seated right across it. You know, you are seated at a very close distance. So that is how the interview panel is. There are 5 members in every interview panel. There's a chairperson, and then there are the rest of the members. तो क्या होता है कि उस पे कि इंटरव्यू पैनल ऐसी फेस होती है, एंड यू वोंट नो विच इंटरव्यू पैनल यू आर गेटिंग अंटिल द मोमेंट यू एंटर द हॉल. ठीक है. सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फीलिंग, और इट्स अ वेरी स्कैरी फीलिंग ऑल्सो, because you'll be waiting in the interview hall. You'll be thinking, you know, when will my turn come, and finally and the point is, you won't even know
what panel you're getting. You'll get to know only 5 minutes before when you actually go there and you see, okay, this is my board. So dress code कैसी रखनी है when you are dressing for the interview? You have to keep it very formal. If you're a girl, I would suggest you to wear a sari, because nothing is, I think sari is absolutely beautiful. लेकिन मैंने ये भी देखा है कि some girls also wear suits. They also wear suits and pants, and that also works for them, for some of them. Some of them also wear kurta. Lekin I have mostly seen 99% of the people, they wear sari for girls, and for males, they just wear suit and pant, which is great, which is good for them. I've seen that they go with navy blue. I've seen that they mostly use blue suits, not the black ones. I don't know why, but most of the boys that I've seen, they used to wear navy colored suits. And इंटरव्यू में ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पैनल इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी डैफ. ठीक है, योर डैफ इज़ योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. कंसिडर योर डैफ लाइक योर CV. You say when you're applying for a job, you go with a CV, you don't go empty handed. Your DAF is like that, but your DAF is more detailed. This is why it's known as a detailed application form. So it has your entire details. It has the details of your family, where you stay, when you were born, etc., your work experience, where did you study, and most importantly is the seventh entry. Okay, the seventh entry. In the seventh entry, you have 3 items. No, you have, sorry, 4 items. There you have your awards. What are the awards that you won, what are the leadership positions that you held, and what did you participate in any sports, and were there any extracurriculars that you participated in, what are your hobbies. तो 7th एंट्री जो है आपकी पर्सनालिटी शो करती है. अब वैसे तो आपकी पूरी डैफ शो करती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 7th एंट्री. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर फिलिंग द 7th एंट्री. व्हेन यू आर फिलिंग द 7th एंट्री ऑफ योर इंटरव्यू, आप ये कीजिए कि कैसे मैं, हाउ कैन आई शो माई पर्सनैलिटी by the things that I've done. For instance, जैसे कि if you are the president of a debate club, ठीक है, you're the president of a debate club, तो आप वो president हो, तो that is a position that you show, that is great. But आपने उस position पे क्या किया? तो as a president of debate club, I organized certain debates. तो वो जो है, वो जो लिख रहे हो, that shows that you also have organization skills. आप ऐसे events को organize कर सकते हो. So it shows some leadership quality. So whenever you're writing your DAF, make sure that whatever it is that you're writing, it also shows a bit of your personality. And try to put the best things in that DAF from which you want questions to be asked. जैसे कि मैंने एक लिखी थी कि इराक के बारे में मैंने मॉडल यूनाइटेड नेशंस करी थी, and I had written Iraq purposely because I wanted questions on the Middle East. क्योंकि मैंने I was representing that country in that MUN, तो मैंने purposely वो भी लिख दिया. Maybe it was not necessary, but I wrote it because I wanted questions. So write things in such a way that you are inviting questions that way. ठीक है, so this is how you do DAF. बहुत सारे क्वेश्चंस भी आती है कि हाउ कैन यू डेवलप योर पर्सनैलिटी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट इज़ नॉट रियली एन इंटरव्यू. So the question is, how do you develop your personality? See, the thing is, I think your personal development begins the day you decide to take up UPSC. It does not begin the day when you clear UPSC mains. No, it begins the day when you clear UPSC, when you decide to sit for UPSC, because it takes a certain level of person, certain level of hard work, certain level of dedication, certain level of mindset to write this exam. So जब हम अपनी personality development के बारे में बात करती है, take it right from the start. Take it from the day when you start your preparation for UPSC, and be very honest with your preparation. Be very honest, be very sincere, be very disciplined with your preparation. And these things may seem very small, but honestly, this is your real personality. This is what is going to develop you as a person, and this is what's going to show at that interview hall also. Okay, so what you do when you're preparing for UPSC is, that is your entire personality development stage. It does not start only when you clear UPSC mains. Now, my own experience, I would like to talk about a little bit about my experience, my interview experience. So what happened is, so I was the last one in my board. I got the morning session. I was in the second phase. So my interview was on March 14th, which was the second phase of the exam, of the interview. And my interview was in I was in the morning session,
And the morning session, there were 6 people in each table, and I was the last one. I was the sixth person to go. So when I was the sixth person to go, I went last, and I was waiting outside the hall. And when I was waiting outside, I realized that I had gotten Sanjay Verma sir, who was an IFS officer who retired, who's a member of UPSC now. So I was a bit, I wouldn't say scared, I wouldn't say overexcited. I was a bit numb. कि कुछ फीलिंग ही नहीं हो रही थी. I was just ठीक है, we are standing there, but I was a bit numb. I'm glad I felt numb. I'm glad I was not overstimulated either by anxiety or either by excitement. I'm glad that I kept my emotions in check. And जब मैं अंदर गई तो बहुत warmly, it was a very warmly lit room, and all of the members were males, all of 5 of them. And as soon as I went in, I got complimented, thankfully, by sir. Who he complimented me. He said, "Oh, you look very bright and nice, and please sit down." And that was a way for him to make me feel comfortable. So what he was trying to do is he was trying to make me feel comfortable around him and the board, and he made small talk with me. बहुत small talk करी कि okay, did you wait long? क्या कर रहे थे बाहर? Were you reading the newspapers? And simple small talk. After that, he started questioning me, and one by one question. And ऐसा होता है कि when you ask, when you leave and in the moment you don't really feel anything, but when you leave the interview hall, then you feel, अरे वो that 30 minutes, it passed as though it was just 5 minutes. It just passes by so soon. So that was my interview experience. I'm glad I did well. उस वक्त मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैंने कैसे करी. I didn't really know, had I done well, had I not done well. I didn't really know. Thankfully, I had done well. I got 200 marks in the interview. I think what worked for me was answering the questions confidently. कोई बार ऐसा होता है कि sometimes you may not feel very confident about it. Even then, don't show that you're afraid, don't show that you're nervous, don't admit that you're nervous, because they need confident people in the service. So make sure that you're very confident while answering the questions, and I think this will give you the credibility that you deserve. ठीक है. अब क्या होता है कि I would just like to talk about the questions that you may not know, not only in the interview but also in the mains and also in the prelims, how to deal with the questions that you don't know. Now let's talk about prelims. When you don't know certain questions in prelims, what you do is, first of all, you would have practiced a lot of mocks. ठीक है, you would have practiced a lot of mocks, so you would know a sweet spot कि कितने आंसर्स मुझे क्वेश्चंस करनी चाहिए. जैसे कि मैं करती थी अराउंड 85 क्वेश्चंस. 85 questions करती थी for prelims. So even if I don't know certain questions, either I would leave them or I would make an intelligent guess for prelims. For mains, if I don't know a particular question, देखिए ऐसा तो है ही नहीं कि कुछ भी आइडिया नहीं है ना. ऐसा तो हो नहीं सकता. तो कुछ तो आइडिया होता है, but maybe you won't know in detail, but little bit you will know. So whatever little you know, you write it down. Whatever basics you know, you write it down. मैं वही करती थी. अगर एक ऐसी वाली क्वेश्चन है कि कुछ आइडिया ही नहीं है, and if I write something, then I might set the wrong impression on the examiner who's correcting my paper, because then he'll see that I'm bluffing. In that case, maybe then you can leave the question, but I will admit it very frankly that मैंने एक भी question leave नहीं करी थी UPSC में. I had attempted all the questions in mains, UPSC mains, and in the few questions that I didn't know, even though I didn't know in detail, I wrote at least what I could remember, at least what I could recall. So I did not leave questions in mains. And in the interview, when you don't know certain questions, it is absolutely fine, 100% it is fine for you to be honest about it. In fact, I think they appreciate you more for it. If you can say, "I'm sorry, sir, I would like to go back and read more upon it," it shows your humility. So don't be afraid of saying that, so that you can answer more questions with more detail. The questions that you do know, the questions that you can answer well, the questions that will fetch you marks. Okay, so this is how you deal with questions that you do not know. Now service profile जो मैंने choose करी है, मेरी first preference है Indian Foreign Service, and thankfully I think I'm almost sure that I'll be getting IFS only this year. No, not sure. I know I'll be getting IFS because I've gotten this rank. तो मैंने IFS choose करी है. I chose this service because I think that it's a very very interesting job, and when you couple interest, passion for this job along with service for the nation, I think it's an irresistible combination कि आप अपनी country को भी serve कर रहे हो,
on top of that you're also doing something that you love. So for me it's an irresistible combination, which is why I went ahead with the Indian Foreign Service. A lot of people opt for IAS, as they should. It's a very wonderful job. And then there's IPS and all of those. So that was, but my service preference was IFS first. Now let's talk about a few mistakes that I think that I've made in my preparation. The mistakes I would say mostly pertains with my first attempt. तो मैंने मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या करी कि मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, ठीक है. तो आई थिंक दिस इज़ अ मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ योर अटैम्प्ट. व्हेन एवर यू आर गिविंग एन अटैम्प्ट, मेक श्योर यू गिव इट सफिशिएंट टाइम. जैसे कि यूपीएससी इतनी कम्पिटिटिव है कि एटलीस्ट मुझे तो लगता है एक ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, बट एटलीस्ट 1 ईयर तो होनी ही चाहिए. और अगर आप 1 ईयर नहीं दे सकते तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है. अनलेस subconsciously you've been preparing throughout your life, you just don't know it. Some people are like that. Some people are brought up in that environment where their parents are officers, where they get to the best schools, best colleges. So बहुत बहुत छोटी उम्र से उनकी वो एक परवरिश ही ऐसा हो जाती है where they can attempt it in a 4-5 months and they can clear it. But those people are very very rare. Most of us people like me who don't really have anyone in the service, in the family, जिसके पास ऐसे कुछ resources भी नहीं होते हैं, वो घर से पढ़ाई कर रही है, तो उनके लिए I think you need 1 year of preparation at least, ठीक है. And for me, one of the mistakes I did was not giving enough time to my preparation. Second mistake that I gave was in my first attempt, I'll talk about it, was focusing a lot on mock tests. Mock test is important, no doubt about it, but excessive focus on mock tests and not enough focus on previous year questions. तो ये दो मिस्टेक्स जो है आई वुड आस्क यू नॉट टू डू. एक तो आई वुड से प्लीज़ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, गिव इट सफिशिएंट टाइम. एंड द सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू से इज़, whenever you are practicing, don't just practice mock tests but also practice previous year papers. Previous year papers should take precedence over everything, over mock tests, over everything. Previous papers is here and then mock tests are here, ठीक है. तो previous year papers should be your priority at all times. Now let's talk about what are the different sources also. Different sources, like there are lots of government websites for value addition. Somebody was asking a question, I saw in the comments, how do you do value addition? And बहुत सारे sources होते हैं value addition के लिए. एंड एक सोर्स होती है गवर्नमेंट वेबसाइट्स जैसे कि PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आप वो चेक कर सकते हो. So whenever I wanted information on a particular question of UPSC, I would just type UPSC at the end, or I would type GOI, Government of India, at the end. And Government of India जब आप टाइप करते हो तो PIB is the first one that comes up. So प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. अगर कोई बिल्स आई है, अगर कोई लॉ आई है, तो PRS इज़ परफेक्ट, ठीक है. PRS आपको फॉलो करनी ही है. मैं तो लॉ थी, इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड, वॉट एवर बिल इज़ देयर, वॉट एवर न्यू एक्ट इज़ देयर, प्लीज़ फॉलो PRS. इज़ एन एक्सेलेंट साइट. तो मैं PRS को फॉलो करती थी. एंड जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट है टॉपिक इन मेंस, सो इन मेंस आई यूज्ड टू फॉलो द NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. तो उधर से ही ऑल द data statistics mapping data statistics I've taken from that website itself. So these government websites are very useful. I would recommend you to follow these government websites over other inauthentic sources. And even when you're looking at data, right, data में भी बहुत सारी sites होती है, जैसे कि NFHS होती है वगैरह वगैरह. तो आप you go to the NFHS official website and then you look at the data that is given there and then you follow that data. तो आप ये करिए. और अभी notes, थोड़ी नोट्स के बारे में बात करती है. वैसे तो इफ़ यू आस्क मी, आई एम नॉट अ वेरी नोट मेकिंग पर्सन. आई एम समबडी हु लाइक स्टडिंग थ्रू द बुक्स इटसेल्फ. जैसे कि प्रिलिम्स की जो बुक्स है, आई जस्ट यूज्ड टू फॉलो दैट बिकॉज माई sources were anyway so limited. I thought, what's the point of making notes? But for me, unfortunately, I realized I have to make notes. I'm not an expert of note making, and I would like to tell you all that if you are also like me, that is fine. I think for people like me who don't like making notes a lot, what you can do is, number one, either you can take inspiration from toppers copies, not toppers copies but toppers notes. जैसे कि शुभम कुमार सर्स की नोट्स है, एथिक्स की नोट्स, मैंने वही सॉस बनाई थी अपनी प्रेपरेशन में, ठीक है. तो either you do that, either you just take the toppers notes and then you follow it, or you just Google, you just make rough notes of it, no need to go in detail. Most importantly, for people like me who's not big on note making, do a lot of answer writing. When you do a lot of answer writing, you will make up for the fact that you've not made many notes, and you will also be well prepared to write the exam,
ठीक है. सो आई यूज टू फोकस अ लॉट ऑन नोट्स, ऑन आंसर राइटिंग, एंड नोट्स तो वैसे ही बन जाती थी, एंड वॉट एवर लिटिल नोट्स आई हैड आई कुड सर्वाइव विद दैट. अब वैल्यू एडिशन को की तो मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट्स की थोड़ी बहुत बातें कर ली है. वैल्यू एडिशन के लिए द डिफरेंट अनदर सोर्स दैट इज़ वेरी गुड इज़ द विजन आई एस. For me, I used to follow that. The Vision IS, the Mains 365. Mains 365, PT 365, it has a lot of content. I think that much content is more than enough. और कुछ नहीं चाहिए. और फिर अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो फिर टॉपर्स कॉपी से जो वो जो एग्जाम्पल्स देते थे, you look at a more updated example. वही जैसे कि if they are quoting NFHS 4, you go online and check NFHS 5. So the same source but a more updated data is what you can do for what you can do for your this thing, for your notes. ठीक है. Now somebody just asked a question on notes. I'll just address this question because I talked about it just now. The thing is, I'm not a very note making person. I already talked about this कि मैं ज़्यादा notes नहीं बनाती थी. तो अगर आप notes बना रहे हो तो आप क्या कीजिए कि वो syllabus जो है, ठीक है, आप syllabus topic wise गूगल कीजिए. जैसे कि बहुत सारी सिंपल सी एक टॉपिक लिखी है, वही टॉपिक को आप कॉपी पेस्ट कीजिए एंड यू जस्ट राइट UPSC एट द एंड, एंड अ होस्ट ऑफ वेबसाइट्स विल कम. जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी UPSC आप लिख लीजिए, अ होस्ट ऑफ वेबसाइट्स विल कम अप in the Google. So you go through those websites and you make short notes of it, bus. And then you go through the previous year questions, then you'll see what sort of questions are being asked from that topic. then you answer that, do a lot of answer writing. तो मैं notes ऐसे बनाती थी कि पहले तो मैं search करूँ, I would search this is this UPSC at the end. I would look at all the different websites, make short notes of it, then I used to go through the previous year questions, and then I used to do a lot of answer writing practice. So for me, more than notes, I think notes is there, but the most important thing is a lot of answer writing practice. Now NCRTs I would say is very important. NCRTs is what builds the foundation, but not NCRTs of each and every subject. NCRTs for each and every subject is not necessary. Certain books are important, certain subjects is important, like art and culture, geography, and even science. If you've not done science, I mean, I was a science student till class 12, but even then, because I had a long break from science, even then I did NCRTs of science. So only do NCRTs for the subjects that you find difficult, but definitely do NCRTs for geography and art and culture. Now, when to start preparation? And a lot of questions have also been asked on, whether you can prepare from home or not. I think that I have prepared from home. I think it is absolutely all right to do your preparation from home itself. ऐसे कुछ नहीं है कि you have to go to Delhi or something like that. I was preparing from home because the point is it has become decentralized now. Even the coaching and everything, it is very decentralized. It's not just there in Delhi. You can also refer to online sources. इसीलिए I prepared from home. And when should you start? I already talked about it a little bit before, that you should start at least 1 year before. If next year is your attempt, then at least make sure you are preparing for 1 year before you give that attempt. Okay. And till when should you prepare? Now there's this question. So how do you know till when should you prepare? Now the thing is, we get around 6 attempts. As a general candidate, you get around 6 attempts, but I would say prepare until you feel satisfied in your heart that you've given your best, और अब नहीं देना. तो मेरी एक स्ट्रैटेजी थी कि अब आई हैड थॉट टू माई सेल्फ दैट आई विल गिव 2 attempts, एंड 2 attempts आई विल गिव इट विथ माई फुल हार्ट, विथ नो बैकअप प्लान. कुछ भी नहीं है, मतलब इवन इफ आई डोंट मेक इट, आई डोंट नो वॉट आई एम सपोज टू डू, मतलब कुछ भी नहीं था. आई न्यू दैट आई विल ट्राई एंड गेट इट इन द फर्स्ट 2 attempts. ठीक है. थैंकफुली आई गॉट इट इन माई सेकेंड अटेम्प्ट itself. लेकिन if I had not made it in my second attempt, I think I would have searched for a backup plan. I think then after my second attempt, I would have looked for a backup plan, and after that I would have maybe pursued masters or whatever it is. I would have done something with my life. So I would say till when to prepare is, I mean, it's very individual. I mean, you can see for yourself आपको क्या सही लगता है. मेरे लिए क्या था कि मैं 2 attempts बहुत अच्छे से दूंगी. अगर 2 attempts में नहीं हुआ तो मैं backup plan भी सर्च करूँगी, just to be on the safer side.
Now, current affairs is an issue that a lot of people face because it's so vast. It is a very vast thing. Current affairs के लिए ज़्यादा complicate मत कीजिए, आप newspapers पढ़िए. It's very important to read the newspaper. How to read the newspaper? When you read the newspaper, read the front page of the newspaper, go to the editorial section, read the editorial section, go to the back page of the newspaper, and just read the foreign international relations wali page, and then the economy section. Okay, you do those things. So number one, you do the newspapers that way. You read the newspapers daily. No need to make notes of I didn't make notes of newspapers. If you The only time I made notes for newspapers is during interview preparation. Okay, now you do that. Okay, now the question is how to know which topics are important. See, the way you know which topics are important in newspaper is when you know the syllabus by heart. When you know the syllabus by heart, and if you look at a particular editorial, and you see that something has been mentioned, say an article on governor, then you know that it's there in your syllabus. So then that article automatically becomes important. But if it's a purely political editorial, purely about that, kuch bhi nahi hai usme, it's not important. So you know what topic is important and what topic is not important when you go through the syllabus, when you know the syllabus verbatim. तो syllabus बहुत अच्छे से करनी है. And I used to read the Indian Express. I used to read the Hindu in my first attempt. I shifted to the Indian Express in my second. क्योंकि मुझे लगा कि इंडियन एक्सप्रेस में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, एंड द इकोनॉमी सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस इज़ ऑल्सो वेरी वेल डन. इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर्स के लिए वो करी थी. करंट अफेयर्स के लिए अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑल्सो गो थ्रू the monthly current affairs magazine में I think there'll be around 100-120 pages. You do about 20 pages each day. 20 pages each day of that current affairs magazines, and you are sorted for current affairs. PT 365 will come at the end, you follow that. Mains 365 will come, you follow that, and current affairs is sorted. Coaching. Is coaching necessary? A lot of people have asked this question कि coaching करना ज़रूरी है या नहीं है. I think it's a purely individual choice. मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि it's universal, everyone can study from home. I will not say everyone should take coaching because there are no such rules like that. आप क्या कीजिए कि you assess yourself. You see what are your strengths and your weaknesses, because some people, they like the classroom environment. ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद से पढ़ाई करने में बहुत आलस आती है. They need a teacher, they need that classroom environment. उन लोगों के लिए कोचिंग सही है. लेकिन if you are like me, if you don't have a problem sitting at home studying by yourself, तो आप कोचिंग ले भी नहीं सकते हो. मैं क्या कहूँगी, the best way is go through the various sources, ठीक है. And when you are referring to various sources, then you see if you find one particular subject is difficult or not. If it's very difficult, if you think that subject is very difficult, then take coaching for that subject only. तो ऐसे करके you can identify what are your strengths and what are your weaknesses, and then decide whether you want coaching or not. Test series becomes extremely important. ठीक है, टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोचिंग वेदर यू डू इट और नॉट इज़ अप टू यू. आई लीव दैट अप टू यू. बट टेस्ट सीरीज आई वुड recommend every one of you to take it, especially the integrated test series throughout the year one. Because क्या होता है ना कि हमें लगता है कि एग्ज़ाम तो नेक्स्ट ईयर है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे लिए टू प्रिपेयर. But in reality you don't have a lot of time. So when you take test series now, so every week when you're giving a test, you become more alert. You know that your preparation has to be on track. ठीक है, इसीलिए what I would recommend you to do, I would recommend you to give tests every single week. So therefore I would recommend you to take test series. But means test series, I'll just word of caution, don't take the test series to heart, don't take the marks to heart. क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, मतलब ये it's not an assessment of your true preparation. And for mains test series तो मैंने ली भी नहीं थी. Mains test series क्यों नहीं ली थी? Because I was away from home, I was away from Delhi, and मैंने सुना था कि the students themselves are correcting mains test series. तो मुझे लगा कोई बात नहीं, I'll just do previous questions and I'll just refer to toppers copies instead of doing mains test series. So but throughout the year to keep you on track, I think test series is important. Otherwise it's up to you, again like coaching. ठीक है, how many hours did you study? That's also one of the questions that I keep getting asked.
See, hours is not very important. Quality of time is more important than the quantity of it. But even then, I think when you have a particular mindset that I'll study this many hours, it becomes easier for you to be consistent. So I used to study about 8 to 10 hours a day, and this would keep me consistent. That every day I have this target that I have to study 8 to 10 hours, so I'll be consistent with my study. Timetable कैसे बनाएं when you are preparing for UPSC? See, the way you make a timetable is you go test wise. For me, it was very simple. I used to outsource my timetable to somebody else, and that somebody else would be the test series people. So I'm giving a test, I'm giving whatever test it is, then they are telling me that you have to complete this by this time. So I would make sure that I am following that timetable. Okay, apart from that, because I'm making sure that I have to study 8 to 10 hours per day, I used to keep it flexible. ऐसा नहीं है कि every day I'm waking up and every day I have to sit at 8 o'clock until 11 o'clock I have to study, because then it gets very boring. ठीक है, so I keep it flexible, so I didn't really have a strict study schedule, but what I did have is a basic idea कि 3 बजे से पहले before 3 p.m. I should be done with 5 hours of study, and after 3 p.m. then I should be done with 3 to 4 hours of study, 3 to 4 or even 5 hours of study, so that gets my time to 8 to 10 hours. So मैं ऐसे करती थी, बहुत ज़्यादा वो नहीं करी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखी अपनी टाइम शेड्यूल को. I made it flexible so that it was also beneficial for me, so that I could enjoy my time and not be very bored with it. ठीक है, so I knew in my head that I have to study this much. I'm more of a target based person. I knew in my head that I have to study this much, but I kept my study times to be flexible. Social media, a question on social media है कि should we use social media or not? I think that for me personally I deactivated it. मैंने तो कुछ भी social media use नहीं करी थी, क्योंकि mentally I think mental health के हिसाब से अगर आप देखें तो look, you are studying in that room for around 8 to 10 hours every single day, and it gets very depressing sometimes. Boring भी होती है थोड़ी बहुत, and then when you go online and you look at all these people, all your friends having fun and all of them are going out, then you feel a sense of comparison with them, which is not good. इसीलिए मैंने, for me, I had deleted it. But if you are choosing to use it, make sure you limit your time. In no case should you use social media for more than 30 minutes if you are a serious UPSC aspirant, is what I personally feel. And plan B मैंने already बता दिया है कि मेरे लिए up to 2 attempts no plan B, but after that I had thought that I will make plan Bs. Revision कैसे करें? Revision is very important. I talked about revision. There has to be maximum revision on your part. The way you revise is you have to constantly use active recall. एक पैसिव वे ऑफ स्टडिंग होती है, एक एक्टिव वे ऑफ स्टडिंग होती है. एक्टिव वे ऑफ स्टडिंग क्या होती है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, ओके, देन यू क्लोज द बुक एंड यू ट्राई टू रिमेंबर व्हाट यू रेड. जैसे कि आंसर राइटिंग आप कर रहे हो, तो आप कुछ लाइक विदाउट लुकिंग एट द बुक यू आर डूइंग आंसर राइटिंग, राइट? यू आर रिकॉलिंग थिंग्स. द एक्टिव रिकॉल इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिविजन, एंड टेस्टिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव रिकॉल. तो आप एक्टिव रिकॉल पे बहुत ज़्यादा फोकस दीजिए. आप बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे, टेस्ट जब आप देते हो तब आपकी रिविजन भी अच्छे से हो जाती है. एंड डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करें? अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, हम सब के पास होती है, तो आप मेडिटेशन कीजिए. मैं मेडिटेशन भी करती थी. एंड आप फ़ोन, सोशल मीडिया को आप डीएक्टिवेट कर लीजिए. एंड आप ना, अगर आप कुछ एंटरटेनमेंट कर रहे हो, जैसे कि आप टीवी देख रहे हो, तो आप पेरेंट्स के साथ देख लीजिए. क्योंकि पेरेंट्स क्या होते हैं कि आफ्टर यू वॉच फॉर 1 hour और सो दे विल टेल यू ओके इनफ, अब जाओ, पढ़ने जाओ. तो अगर आप कुछ एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो थोड़ा लिमिट में कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस ऐसे ही हैंडल हो जाएगी. Now I'll come to a few questions that I saw in the comment section that was being asked. Okay, one of the questions that I saw with respect to the Telegram channel कि आपकी Telegram channel क्या है. मेरी Telegram channel AIR52 JAYA प्रधान है, तो आप उस पर फॉलो कर सकते हो. One of the other questions that I saw was a question on mental health, कि mental health को कैसे can you handle it. I would say for mental health, which is a very important but ignored topic of UPSC, please have a very small circle that is close to you. तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, मेरी सर्कल थी मेरी पेरेंट्स एंड अ फ्यू ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, so I would go to them, I would talk to them. So having that small circle is very very important. So for mental health, have those small set of people who are going to who are going to support you no matter what it is that you do.
Okay, after that, you also need meditation. Please try to meditate every single day and be very positive about it, in the sense that if you can't be positive about the result, है ना, कि मतलब मेरी हो ही जाएगी, if you don't have that, and नहीं होती है हम सब में कि you, even I am somebody who used to feel very anxious about the results, right? तो आप क्या कीजिए कि अगर ये नहीं हो रहा है, एटलीस्ट आप नेगेटिव तो मत सोचिए. इफ़ यू कांट इमेजिन द बेस्ट, एटलीस्ट डोंट इमेजिन द वर्स्ट. Detach yourself from the result. Don't think so much about the result. Just, detach yourself from it कि जो होगा होगा. निष्काम कर्म जो हम कहते हैं. Do your best, God will do the rest. आप ऐसे philosophy रखिए. It will help you. It will help you calm your nerves. और भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिए, क्योंकि when I was speaking I saw a lot of questions. I couldn't read all of them क्योंकि I was speaking. But please tell me more, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस देखी थी. एक क्वेश्चन थी NCERTs के बारे में कि what were the sources for NCERTs, and were NCERTs enough for art and culture. That was one of the questions that I saw. See, in a sense, art and culture is a very vast topic, ठीक है. Yes, I'll come to revision and after this. Thank you for the question. Okay, so let's talk about art and culture. Art and culture basically is a very vast subject, but if you go in depth, then you will not be able to benefit a lot from it, because only a few questions are asked in mains and only a few questions are asked in prelims. इसीलिए for when it comes to art and culture, do the basics, but no need to delve in details. I had done class 12 NCRTs, I had done class 11 NCRT, class 6 7 NCRT, and Lucent, the first 20 pages of NCRTs. The question on revision: how do you revise? See, first of all, you work with a time schedule. That this is I'm completing this topic every day. On top of that, you're testing. Every single day you practice a few questions every single day. So see, if I'm studying polity right now, but if I'm practicing modern history questions, then what happens is that even so I'm studying modern history, but I'm revising, I'm doing a test on polity. So I'm in a way I'm revising that too, right? So ऐसे करती है. And when it comes to prelims, once you're done with all your subjects, and when it comes to prelim specific phase, how do you revise specifically for that? Is make your own timetable. It is very enough. Okay, you have to make your own timetable, and in that own timetable, what you do is you you keep 4 or 5 iterations of revision. What I'd done is for the first revision, I'd kept 7 days for prelims, 7 days per subject. After 7 days, I went to 4 days, 4 days per subject. After 4 days, 3 days per subject. After 3 days, 2 days per subject. After that, 1 day per subject. By the time the exam would have come, so keep those many days for subjects. And when you're revising, right, when you're revising so many things, make sure you're testing yourself. So how to revise? Number one, make a schedule. Number two, give tests periodically, and this is how you'll be able to revise effectively. That is what I did. I saw a question on I'm preparing for 2025, is it enough? Yes, I think it is enough. See, I think there is sufficient time for CSE 25, but what you need to do is you need to be very very serious at this moment itself. See, just now the prelims, this thing got over, right? The prelims got over, June 16 got over, so this is the correct time to start. So start now. Go through all the topic stock, refer to all the sources that I've mentioned, and watch other videos also, and start with a very clear head. You must have simplicity and clarity in your preparation. Be unafraid of it. Make sure you give your 2025 attempt with full confidence, with full preparation. Prepare very seriously from this moment onwards. Now, so for the question on is I'm preparing for 2025, is there enough time? Yes, there's enough time. Please prepare with your whole heart. Please give it your all, and I wish you all the very best. I hope you'll be able to make it. There was a question on the art and culture lecture that I've mentioned on Academy before also. Don't worry, I'll share it in my Telegram channel. I'm forgetting the name of the teacher, so I don't really remember the name of the teacher. So I will share it in my Telegram channel for whoever asks that question. So the question was, how do you start the preparation? You start the preparation by first going through the syllabus of UPSC, and just knowing that you start UPSC by being mentally ready for UPSC. You have to be mentally ready to write this exam. That's when you start UPSC preparation. After that, subscribe to a test series. Subscribe to a year-long test series, okay? And when you subscribe to a test series, they will themselves tell you that each week you have to
each week you have to complete this particular subject, this particular subject, this particular subject, and that is how you complete subjects. So for the person who asks that question, how do you start preparation? First you understand the exam, then you take a test series. Once you take a test series, you will outsource that tension, of giving exams, of preparing, to somebody else, and they will give the schedule. So that is what I did. So I had taken a test series, and every week I used to give a test. So that is how I started my preparation. So first understand the exam, then you start giving tests. So every week you start giving tests. There's a question on how to read books, how to do book readings, and how many iterations to read. The first thing is, first of all, you just read the book like a storybook. Just go through it, like just read through it like essay. Uske baad you go through a few previous year papers. You check previous year questions, polity, for instance, you're reading polity, or you're reading modern history, or whatever it is, okay? Then you go through the previous year questions. Then you see that certain sorts of questions are being asked. Now you automatically know what sort of questions are being asked, so how you're supposed to study, what are the important things. Now you go back and you read in more detail, you highlight the important parts, okay? Now you read it more properly. That is what you do. After you do that, okay, after you read those things very well, then when you feel sufficiently confident that okay, maybe I've read enough, then you give a test. Now you may score very badly in the test, that is all right, that is fine. But once you give the test, then you will know what are the other things that you can improve, okay? So once you finish giving the test, what you do is you go back and you write, you go back in your things, and whatever mistakes that you made, you go back to your book and you add that, or you highlight those portions that you got wrong. So how do you do book reading? First you just read through it like a storybook, then you go through the previous year questions, then you go back to your book, read that book in detail, then you give a test, and after you give the test, you go back to your book and see what are the mistakes you made, and that is how you become better. Each time you give a test, you'll get better with that subject. So that is what you do. I think those were the questions for the day. Are there any more questions that I missed? There were a lot of questions, but I couldn't read all of them because it happened a lot. Mota Mota say, how did you read subjects like history, geography, polity? How did I read subjects like polity? Revision strategy, I've just recently said it, so you can just go, once this video is uploaded, you can just watch it again. How did you read through the books? I just again mentioned that I used to go through the books, go through the previous year papers, read those papers, and then uske baad I used to, after reading those papers, I used to give a test. And once you give the test, again you start reading. You read those questions in depth again. So, see, the thing is, I've said a lot. Okay, it's been 1 hour since I've been speaking. So for 1 hour, I've been talking. I've said a lot of things. The best takeaway, the thing that I want you to take away from this talk is, I've said a lot of things, but most important thing is, please keep your preparation strategy very simple. ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए उसे, ठीक है? आपको जो सही लगे, आपका जो स्ट्रैटेजी है, यू फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी. You take inspiration from others, but at the end of the day, you have to follow your own strategy. And when you're talking about studying, please be very active about it. Don't do just passive reading. Give a lot of tests, do a lot of practice. Keep the strategy very simple and have clarity. Have full clarity, full confidence. There is a quote which goes, whether you think you can or whether you think you can't, either way you're right. I hope you think you can, and if you think you can, then you definitely will. And I wish you all the very best, and I'll have to take my leave now. Thank you so much for listening to me.